दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 12 के फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर के फार्मूला को पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, जब तक आप सभी लोगों को फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप सभी लोग न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग फार्मूले को ज़रूर देख लें और हमारा यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो हमारा पहला फार्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है F अपान क्यू। E इक्वल टू होता है F अपान क्यू, जहाँ E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F बल है और Q आवेश है। हमारा दूसरा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, देखिए दोस्तों, कूलाम का नियम का फार्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए दोस्तों, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यह एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता है। यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछता है एप्सिलॉन क्या है, तो यह एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता है और जिसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमारा तीसरा फार्मूला है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो दोस्तों, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। देखिए दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा 9 गुणे 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यह आवेश है और R दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा अगला फार्मूला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो देखिए दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। P इक्वल टू Q इंटू 2L। देखिए दोस्तों, जहाँ पर P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q आवेश है और 2L उनके बीच की लंबाई है। P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q आवेश है और 2L उनके बीच की लंबाई है। अब हम लोग आगे के फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा पांचवा फार्मूला है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, तो देखिए दोस्तों, बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ इक्वल टू बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, जहाँ पर टाउ है बल युग्म आघूर्ण और P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE या फिर थीटा के रिस्पेक्ट में, तो टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा छठवां फार्मूला है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोस्तों, इसका फार्मूला E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P अपान R क्यूब। E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P अपान R क्यूब। देखिए दोस्तों, यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और R बिंदुओं के बीच की दूरी है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा 9 गुणे 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमारा सातवां फार्मूला है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तो दोस्तों ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 P/r³ इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। देखिए दोस्तों, अच्छी स्थिति में यहाँ पे 2p होता है और निरच्छी स्थिति में यहाँ सिर्फ p होता है। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा अगला फार्मूला है गॉस की प्रमेय पर। तो देखिए दोस्तों, गॉस की प्रमेय होता है φ इक्वल टू Q/ε0। गॉस की प्रमेय φ इक्वल टू Q/ε0। अब हम लोग आगे के फार्मूले को देखेंगे दोस्तों। तो हमारा नवा फार्मूला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है इक्वल टू λ/2πε0 इंटू आर। इक्वल टू होता है λ/2πε0 इंटू आर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है और आर बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो ई इक्वल टू हो जाएगा λ/2πε0 इंटू आर। हमारा 10वां फार्मूला है अनंत लंबाई के समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला हो जाएगा ई इक्वल टू 1/2 σ/ε0 1/2 σ/ε0। तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 σ/ε0। हमारा 11वां फार्मूला है पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है और हमारा 11वां फार्मूला है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो देखिए दोस्तों, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q/A। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q/A, जहाँ पे सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, Q आवेश है और A क्षेत्रफल है। A क्षेत्रफल है और Q आवेश और सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब हम लोग 12वें फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 12वां फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स। 12वां फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स φ इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ए। वैद्युत फ्लक्स φ इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ए, जहाँ पर φ वैद्युत फ्लक्स है और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ए क्षेत्रफल है। देखिए दोस्तों, थीटा के रिस्पेक्ट में वैद्युत फ्लक्स φ इक्वल टू होता है EA cos थीटा। φ इक्वल टू हो जाएगा EA cos थीटा। हमारा 13वां है एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव। तो देखिए दोस्तों, विभव V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R। 1/4πε0 Q इंटू आर। देखिए दोस्तों, जहाँ पर V विभव है, Q आवेश है और R उनके बीच की दूरी है और 1/4πε0 का मान हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमारा अगला 14वां फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। तो देखिए दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/R²। V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/R²। देखिए दोस्तों, V वैद्युत विभव है और P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और R चालक तारों के बीच की दूरी है और 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। हमारा अगला 15वां फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है 0। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में V इक्वल टू होता है 1/4πε0 P/R² और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में V इक्वल टू 0 होता है।
हमारा अगला 16वां फार्मूला है दो बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए दोस्तों, दो बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं आवेशों के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला और कूलाम के नियम से जो फार्मूला प्राप्त होता है, दोनों फार्मूला बराबर होता है। वहां पे केवल U की जगह पे वहां पे F होता, तो F इक्वल टू हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। दोस्तों, अब हम लोग आगे के फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 17वां फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा -PE cos थीटा। U इक्वल टू हो जाएगा -PE cos थीटा। देखिए दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होगा U इक्वल टू -PE cos थीटा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे U वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है और P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो U इक्वल टू हो जाएगा -PE cos थीटा। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 18वां फार्मूला है विलगित चालक की धारिता। विलगित चालक की धारिता, तो विलगित चालक की धारिता C इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 K इंटू R। C इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 K इंटू R। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर C धारिता है और K नियतांक है और R हमारा त्रिज्या है। C धारिता है और K नियतांक है और R त्रिज्या है। तो विलगित चालक की धारिता का सूत्र C इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 K इंटू R। हमारा 19वां है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो इसका फार्मूला हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में हर बार ही पूछा जाता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला C इक्वल टू होता है कि ε0 A अपान D। C इक्वल टू हो जाएगा कि ε0 A इंटू A अपान D। देखिए दोस्तों, यहाँ पे C धारिता है और K नियतांक है और A क्षेत्रफल और D दूरी है। D बिंदुओं के बीच की दूरी है। C धारिता है, K नियतांक, A क्षेत्रफल है और D बिंदुओं के बीच की दूरी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला हो जाएगा C इक्वल टू KA अपान D। KA अपान D। देखिए दोस्तों, हमारा 20वां फार्मूला है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता, तो देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन का हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य संधारित्र की धारिता 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और हमारा 21वां फार्मूला है संधारित्रों के समांतर क्रम में तुल्य धारिता। संधारित्रों के समांतर क्रम में तुल्य धारिता, तो देखिए दोस्तों, समांतर क्रम में तुल्य धारिता C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए दोस्तों, संधारित्र और प्रतिरोध एक दूसरे के विपरीत होते हैं। प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि संधारित्रों के समांतर क्रम उसके बराबर होता है। तो ये संधारित्र और श्रेणी क्रम और प्रतिरोधों का क्रम एक दूसरे के विपरीत होता है। जो संधारित्र के श्रेणी क्रम का होता है वह प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 22वां फार्मूला है आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 CV², 1/2 CV², या फिर 1/2 Q इंटू V, या फिर 1/2 Q²/C। देखिए दोस्तों, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का 3 फार्मूला होता है। एक U इक्वल टू होता है 1/2 CV², और दूसरा 1/2 Q इंटू V, एक होता है 1/2 Q²/C। देखिए दोस्तों, यहाँ पर C धारिता है और V विवेग, V विभवांतर है। C धारिता है और V विभव है, और Q आवेश है और V विभवांतर है। Q आवेश है और C संधारित्र यानी कि धारिता है, और U स्थितिज ऊर्जा है। अब हम लोग 23वें फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 23वां है, दो विलगित आवेशित चालकों को परस्पर एक चालक तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव। दो विलगित आवेशित चालकों को परस्पर एक चालक तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव। तो देखिए दोस्तों, उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2/C1 प्लस C2। V इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2/C1 प्लस C2। और देखिए दोस्तों, Q इक्वल टू होता है C इंटू V, Q इक्वल टू C इंटू V। तो यहाँ पे Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 C1 इंटू V1, और Q2 हो जाएगा इक्वल टू C2 इंटू V2/C1 प्लस C2 है। तो हम लोग उभयनिष्ठ विभव का 2 फार्मूला लिख सकते हैं। V इक्वल टू होता है एक Q1 प्लस Q2/C1 प्लस C2, या फिर C1 V1 प्लस C2 इंटू V2/C1 प्लस C2। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो ऊर्जा ह्रास, तो ऊर्जा ह्रास का सूत्र U इक्वल टू होगा 1/2 C1 इंटू C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर/C1 प्लस C2। U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1 इंटू C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर/C1 प्लस C2। दोस्तों देखिए, यहाँ पे C1 और C2 पहली और दूसरी धारिता है, और V1 और V2 पहले व दूसरे विभव हैं, और U वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। दोस्तों अब हम लोग आगे के फार्मूले को देखेंगे। दोस्तों हमारा 24वां फार्मूला है, चालक के लिए Q, C तथा V में संबंध। चालक के लिए Q, C तथा V में संबंध। तो देखिए दोस्तों, Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V, Q इक्वल टू C इंटू V। देखिए दोस्तों, यहाँ पर Q आवेश, C वैद्युत धारिता और V वैद्युत विभव है। Q आवेश है, C वैद्युत धारिता है और V वैद्युत विभव है। अब हम लोग 25वें फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 25वां फार्मूला है, चालक के लिए W, V व Q में संबंध। चालक के लिए W, V व Q में संबंध। तो देखिए दोस्तों, चालक के लिए W, V व Q में संबंध। तो V इक्वल टू हो जाएगा W/Q, वैद्युत विभव V इक्वल टू W/Q। देखिए दोस्तों, यहाँ पर V वैद्युत विभव और W कार्य है, और Q आवेश है। V वैद्युत विभव, W कार्य और Q आवेश है। तो चालक के लिए W, V और Q में संबंध, तो V इक्वल टू हो जाएगा W/Q। अब हम लोग 26वें फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 26वां है, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 K/0 इंटू E²। म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 K/0 इंटू E²। देखिए दोस्तों, यहाँ पर म्यू ऊर्जा घनत्व है, K नियतांक है, F0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। K नियतांक है, F0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम लोग 27वें फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 27वां फार्मूला है, अनुगमन वेग, धारा तथा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग, धारा तथा घनत्व में संबंध।
तो देखिए दोस्तों आई इक्वल टू हो जाएगा NeAVD, आई इक्वल टू NeAVD। तो देखिए दोस्तों आई यहाँ पे धारा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ए क्षेत्रफल है और VD अनुगमन वेग है, VD अनुगमन वेग है। तो अनुगमन वेग धारा तथा घनत्व में संबंध होता है I इक्वल टू NeAVD। आई धारा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, A क्षेत्रफल है और VD अनुगमन वेग है। और अनुगमन वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो अगला फार्मूला है आवेश की गतिशीलता। आवेश की गतिशीलता, तो आवेश की गतिशीलता म्यू इक्वल टू हो जाएगा VD अपान E, म्यू इक्वल टू VD अपान E। देखिए दोस्तों म्यू आवेश की गतिशीलता है, VD अनुगमन वेग है और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। म्यू गतिशीलता है, VD अनुगमन वेग है और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा अगला फार्मूला है ओम के नियम से। तो हम लोग देखेंगे ओम के नियम से कौन सा फार्मूला होता है, निकलता है। तो ओम के नियम से फार्मूला निकलता है V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर। हमारा तीसरा फार्मूला है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, तो देखिए दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए अपान एल। विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल। देखिए दोस्तों यहाँ पे रो विशिष्ट प्रतिरोध, आर प्रतिरोध है, ए क्षेत्रफल है और ए लंबाई और एल लंबाई है। पी विशिष्ट प्रतिरोध है और आर प्रतिरोध है और ए क्षेत्रफल है और एल लंबाई है। हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो अगला फार्मूला है विशिष्ट चालकता का। विशिष्ट चालकता, तो देखिए दोस्तों विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान रो, सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा विशिष्ट चालकता और रो विशिष्ट प्रतिरोध है। हमारा अगला फार्मूला है वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति, तो देखिए दोस्तों वैद्युत शक्ति P इक्वल टू हो जाएगा W अपान T। वैद्युत शक्ति P इक्वल टू हो जाएगा W अपान T, जहाँ पर P वैद्युत शक्ति है और W कार्य है और T समय है। P जहाँ पर P वैद्युत शक्ति है और W कार्य है और T समय है। तो वैद्युत शक्ति P इक्वल टू हो जाएगा W अपान T। और देखिए दोस्तों वैद्युत शक्ति P बराबर भी होता है I स्क्वायर इंटू आर या फिर V स्क्वायर अपान आर। तो देखिए दोस्तों वैद्युत शक्ति का 3 फार्मूला होता है। तो P बराबर एक होता है, एक P बराबर होता है W अपान T, एक होता है I स्क्वायर इंटू आर, एक होता है V स्क्वायर अपान आर। P बराबर W अपान T हो जाएगा एक, और एक I स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, एक हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर। तो वैद्युत शक्ति P इक्वल टू हो जाएगा W अपान T I स्क्वायर इंटू आर और हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर। हमारा 33वां फार्मूला है प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध वो भी श्रेणी क्रम में। प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो देखिए दोस्तों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग आगे के फार्मूले को देखेंगे दोस्तों। हमारा अगला फार्मूला 34वां है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए दोस्तों प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 1 अपान आर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। 1 अपान R1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। देखिए दोस्तों यहाँ पर R
संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है और R1 पहला प्रतिरोध, R2 दूसरा प्रतिरोध और R3 तीसरा प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। हमारा 35वां फार्मूला है सेल का वैद्युत वाहक बल। सेल का वैद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। सेल का वैद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो देखिए दोस्तों, E इक्वल टू होता है I/R प्लस आर। E इक्वल टू I/R प्लस आर, या फिर I इक्वल टू हो जाएगा E/R प्लस आर। I इक्वल टू E/R प्लस आर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर I धारा है, E वैद्युत वाहक बल है। E वैद्युत वाहक बल है, कैपिटल R प्रतिरोध है और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। कैपिटल R प्रतिरोध है और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। I धारा है, E वैद्युत वाहक बल है, कैपिटल R प्रतिरोध है और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। तो सेल का वैद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध यही है, I इक्वल टू E/R कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I धारा, E वैद्युत वाहक बल और कैपिटल R प्रतिरोध है और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। हमारा 36वां फार्मूला है व्हीटस्टीन सेतु के भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध। व्हीटस्टीन सेतु के भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध। तो देखिए दोस्तों, व्हीटस्टीन सेतु की भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध होता है P/Q इक्वल टू R/S। P/Q इक्वल टू हो जाएगा R/S। P/Q इक्वल टू R/S। व्हीटस्टीन सेतु की भुजाओं के प्रतिरोधों में यही संबंध होता है कि P/Q इक्वल टू R/S। हमारा 37वां फार्मूला है और आज का लास्ट फार्मूला है मीटर सेतु में संबंध। मीटर सेतु में संबंध तो S इक्वल टू हो जाएगा 100 - L/L इंटू R। S इक्वल टू 100 - L/L इंटू R। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और क्लास 12 के फिजिक्स के और फार्मूले को पाने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।